दोस्तों जो वीडियो आप लोगों ने देखी है बहुत ही कलाकार इंसान की वीडियो है। इंजीनियर दिमाग यूज़ किया गया है, इसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। आज है 7 अगस्त, आज है संडे। संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस के अंदर काफ़ी शानदार आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों को पता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, तो उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो यानी कि काफ़ी शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे चीज़ें। और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है यहाँ पर कि आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वेश्चन भी आप लोगों को आर्टिकल के एंड में नजर आएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोग अगर डिस्कशन को टकटकी लगाकर देखेंगे तभी आप लोग उन क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से सुनिएगा तभी आप लोग चीज़ों को अच्छे से इंजॉय भी कर पाओगे। ओके, कई सारे बच्चे बोले सर कॉमनवेल्थ गेम के बारे में आपने नहीं बताया, आप जो है ओलंपिक के बारे में तो रेगुलर बता रहे थे। यार देखो, मैं ये सोच रहा था कि एक बार कंप्लीट हो जाएंगे ना तो फिर एक बार इनके ऊपर प्रॉपर एक आर्टिकल डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से क्वेश्चन के साथ में, ताकि क्वेश्चन भी आप लोग ही कवर हो जाए इससे रिलेटेड और पूरा टॉपिक भी कवर हो जाए। किस किस ने कितने क्या क्या मेडल जीते हैं हमारे देश में, किस किस ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, बस उसी का मैं इंतजार कर रहा हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो एक बार कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये कहाँ पर चल रहे हैं गेम, अगर इनके बारे में आप लोगों से मैं बात करूँ, एग्जैक्ट लोकेशन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। जिस स्टेडियम के अंदर चल रहा है उसका नाम है अलेक्जेंड्रिया स्टेडियम। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट स्टेडियम है आप लोगों के सामने, जो कि यूके के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर ये गेम चल रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम है यहाँ पर ये, और 22वें कॉमनवेल्थ गेम आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप लोग इनको थोड़ा सा याद रख सको, और जिस दिन डिटेल में डिस्कस करूंगा उस दिन थोड़ा सा आप लोग इनको और अच्छे से याद रख पाओगे। अलेक्जेंड्रिया जो स्टेडियम है यहाँ पर टोटल मिलाकर 72 कॉमनवेल्थ के जो नेशन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 5054 के करीब यानी कि 5400 के करीब यहाँ पर एथलेटिक्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2022 के गेम है तो इसलिए इनका नाम आप लोगों को बेसिकली 22वें कॉमनवेल्थ गेम आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे बर्मिंघम में। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर में 28 जुलाई से लेकर यहाँ पर ये जो गेम है ये आप लोगों को नजर आएंगे। टोटल जो है 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक का, यानी कि कल जो होगा इनका लास्ट डे होगा। फिर इसके बाद में इनके बारे में मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। मोटो क्या है यहाँ पर, स्पोर्टिंग इज जस्ट द बिगनिंग, यानी कि जो स्पोर्ट है स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग, ये यहाँ पर इसका मोटो है अब की बार। इसी के साथ में अलेक्जेंड्रिया जो अलेक्जेंडर स्टेडियम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे 72, और ये सारी मैंने आप लोगों को बात बताई थी। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। प्रेजेंट टाइम पर टॉपर चल रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, 57 गोल्ड लिए बैठा है। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, 48 गोल्ड लिए बैठा है। तीसरे नंबर पर कनाडा 19 गोल्ड, चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड ये है 17, और पाँचवें नंबर पर है यहाँ पर बेसिकली इंडिया। ठीक है, तो अपनी प्यारी कंट्री भी यहाँ पर आप लोगों को 5वें नंबर पर नजर आ जाएगी। 12 गोल्ड के साथ में शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई है। किस किस ने गोल्ड जीते हैं, अगर कुछ के नाम आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, देखता हूँ कौन सही नाम यहाँ पर बताता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोटिंग डाली जा चुकी है। अभी हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे वो थे वेंकैया नायडू साहब। अभी यहाँ पर इनकी पोस्ट जो है वो इनका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है, और नए जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो चुनकर आए हैं वो है धनखड़ साहब, प्रेसिडेंट नहीं सॉरी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो धनखड़ साहब यहाँ पर चुनकर आए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में तो आप लोगों को पता ही है, ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। ये जो साइड में इनके अपोजिट में जो खड़ी हुई थी इनका नाम आप लोगों को बताना है। तो जो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ ना, पहचानो कौन वाली पिक्चर, तो इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखता हूँ कौन कौन इनके बारे में बताता है। ठीक है, बाकी ये जो गेम मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं इसके बारे में डिटेल में आप लोगों से कल या फिर परसों में मैं डिस्कस कर लूंगा गेम कंप्लीट होते ही। ठीक है, क्वेश्चन के साथ में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो इसको लेकर आप लोग कंफ्यूज मत होना। ओके, बाकी यहाँ पर एक काफ़ी ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जब मैं थोड़ा सा फीवर था मुझे, तो उस टाइम पर ऐसा मैसेज मिल जाता है तो उन्हें एक तरीके से मोटिवेशन आता है अंदर से, और फीवर की इंटेंसिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो सुजीत है इनका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर बीपीएससी के अंदर में, और ये रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स डियर, 120 इनकी रैंक है इसके अंदर में, और 2018 से ये एसएलवी फैमिली का पार्ट है, तब से ये वीडियोस देख रहे हैं और तब से यहाँ पर ये कनेक्टेड है। मुझे जो दिल टच कर गई वो बात यह है कि इनके द्वारा ये देखो कितने मेल मुझे किए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक मेल किया गया, जब तक मैंने इनका मेल देखा नहीं तब तक ये मेल करते रहे, और इवन कमेंट बॉक्स में भी इनके द्वारा मैसेज किया गया। वरना बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ तो करते ही नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं कि एक कर दिया फिर छोड़ दिया। ठीक है, देख लिया सर ने, सही है नहीं तो नहीं। तो इनके द्वारा ये मुझे अच्छी लगी, और जैसा मैंने बोला था कि अगर चाहें तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, क्योंकि जब भी मुझे कभी भी अगर
टाइम मिलेगा जब भी मुझे मिलना होगा आप लोगों से, फिर कभी हो सकता है आप लोग शहर में घूमने हो कभी, तो कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा तो मुझे ईजी रहेगा कॉन्टैक्ट करने में। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग अपना शेयर कर सकते हैं। अपनी अगर पिक्चर हो तो आप लोगों को लगता है पब्लिकली शेयर करनी है तो पिक्चर भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, जब भी आप लोगों का सिलेक्शन हुआ करे। तो पूरी SLV फैमिली की तरफ से कॉन्ग्रेट्स डियर, और अच्छे से अपना आगे बढ़ते रहिए, अपने और गोल सेट करिए, क्योंकि लाइफ में हमेशा कोमा लगने चाहिए, कभी फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। यानी कि हमेशा आगे बढ़ते रहो यार, एक ही जिंदगी है, जितने उसमें अपने मुकाम हासिल कर सकते हो उतने मुकाम आप लोगों को हासिल करने चाहिए, ठीक है। आज की मोटिवेशनल कोट बड़ी ही शानदार है। बोला गया कि भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करोगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म पर विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव ज्यादा ही मिलने वाला है अगर आप लोग अपने कर्म पर विश्वास करोगे, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो कि अगर आप लोग हमेशा अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करोगे तो कभी भी आप लोगों को निराश नहीं करेगी। और मैं तो यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा, वो ये है कि यार जिंदगी में ना आप लोग किसी से भी एक्सपेक्टेशन काफी कम रखो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यार दोस्त। जितनी कम एक्सपेक्टेशन रखोगे ना आप लोग सामने वाले से कि हाँ ये मेरे लिए कुछ करेगा, अगर वो थोड़ा सा भी कुछ आप लोगों के लिए करेगा तो आप लोग ना उसको बेसिकली इंजॉय करोगे। पर लेकिन एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने ज़्यादा लगा ली कि पता नहीं मेरे लिए क्या क्या करेगा, कि मेरे लिए चांद तारे तोड़कर लेकर आएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। वो फिर इंसान कुछ करता है, थोड़ा सा भी कुछ कम हो जाता है तो वो आप लोगों की खुशी कहीं ना कहीं एक तरीके से दुख में बदल जाती है। पर लेकिन अगर आप लोग उसको ऐसे नहीं देखोगे तो फिर आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे। तो ये छोटी सी बात है, आई होप कि ये माइंड में आप लोगों को इससे कनेक्ट हो पाओगे और ज़िंदगी में अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे से जो क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आंसर दिया करो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। और यहाँ पर जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। कल के जो SLV कमांडो है, इनका नाम है मून, तो काफ़ी अच्छे से इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो मून सन अपने नाम तो लिखा नहीं है इन्होंने, पर हाँ ये कल हेल्थ को लेकर काफ़ी कंसर्न थे, इनके द्वारा कई सारे मैसेज भी किए गए उस पर कमेंट बॉक्स में, और कम्युनिटी टैग में भी कई सारे जो इनके द्वारा हेल्थ को लेकर किए गए। देखो हेल्थ ना थोड़ा सा मतलब डामाडोल टाइप का ही चल रहा है, तीसरा दिन हो गया आज, कोशिश तो कर रहा हूँ कि ठीक है। कल मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा 101 था बुखार, जैसे वीडियो रिकॉर्ड करके कंप्लीट हटा मैंने चेक किया तो लगभग 102 के करीब हो गया था। आज फिर जब मॉर्निंग में मैंने उठ के चेक किया, आज तो स्टार्टिंग से ही लगभग 102 के करीब चल रहा है। ऐसा हो रहा है कि गोली ले रहा हूँ तो उतर जा रहा है, ठीक है। हालांकि डॉक्टर की सारी राय मान रहा हूँ मैं, पर लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों चल रहा है जो भी चल रहा है, जो भी है मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर को दिखा रहा हूँ मैं कॉन्टिन्यूस, तो टेंशन मत लीजिए चीज़ें जो है चलती रहेगी, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। गोली लेकर बैठता हूँ तो ठीक लगता है, सो जाता हूँ पसीना आता है, जैसे बॉडी पर भी पसीना आ रखा है, ठीक है। गोली खाकर बैठा था मैं तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, जैसे ही खत्म हो जाता है इसका फिर वही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो 2-3 दिन से चल रहा है, वायरल चल रहा है यार, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए अब आर्टिकल डिस्कस करूँगा काफ़ी डिटेल में, एक एक कर अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये गन्ने की खेती के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। आप लोगों ने कितने ऐसे SLV फैमिली मेंबर है जिसने खेतों में गन्ने बेसिकली जो बोए हैं, यानी कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेसिकली गन्ने की खेती में पार्टिसिपेशन किया है। तो ये हमारे खेतों में बेसिकली गन्ने लग रहे थे, तो उस टाइम पर मतलब नहीं कैंची डाल रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से पकड़ के, तो ये होता है बेसिकली गन्ने लगाने का प्रोसेसर। तो ये मैंने पिक्चर क्यों लगाई यहाँ पर, ये पिक्चर इसलिए लगाई क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि गन्ने के बारे में एक पर्टिकुलर आर्टिकल यहाँ पर है। ये अभी रिसेंटली सेंटर के द्वारा इंक्रीज कर दिया गया फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर कैन के बारे में। तो उसके बारे में एडजस्ट करो ना यार थोड़ा सा, ठीक है ना। सॉरी यार ये डिस्टर्बेंस रहेगा थोड़ा सा आर्टिकल पूरे डिस्कशन के अंदर में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। दवाई ले रखा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मैं डॉक्टर ने 2 दवाई दे रखी है कि 101 के नीचे रहे तो ये वाली गोली खानी है, 101 से ऊपर हो जाए तो ये वाली गोली खानी है मतलब जैसे मैंने 3 टाइम गोली खाई, तो पहले तो 101 के नीचे चला पहले दिन, ठीक है। तो मैं सोच रहा मैंने कहा ये 101 के ऊपर वाली गोली यूज़ नहीं हुई अब तक तो अगले दिन ही जो है जो फीवर है वो 101 से ऊपर गया, मैंने कहा हाँ अब इस गोली का इस्तेमाल होगा मैंने कहा ये देखो क्या अच्छा एक तरीके से पावर कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है तुरंत 101 के ऊपर हो गया। मैंने कहा अब ये गोली अब डोलो नहीं, अब इस गोली का नंबर लगेगा, ठीक है। चलिए, और हाँ अरे स्टार्टिंग में जो बताया था मैंने वो नहीं, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आप लोगों का ये आर्टिकल जो स्टार्टिंग में पिक्चर मैंने लगाई थी, जो वीडियो थी स्टार्टिंग में, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर खेतों में क्या करते हैं, खेतों में ना कई सारे इस तरीके के आप लोगों ने देखा होगा ऐसे
लटका देते हैं कई बार ऐसे, वो नहीं उसके लकड़ी पर टांग कर, ताकि चिड़िया वगैरह जो है वो खेतों में न लगे। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो डाली है उसमें एक इंजीनियर कलाकार ने क्या किया है, पूरा वो घोस्ट वाला स्ट्रक्चर बना के उसको डाल दिया है। अब जिधर भी हवा चलेगी उधर ही वो चीज़ें जो है वो अपना रुख चेंज करेगी। तो वहाँ पर मुझे पता नहीं चिड़िया डरेंगे न डरेंगी, पर लेकिन किसी इंसान ने उसको देख लिया उसको जरूर हार्ट अटैक आ जाएगा। तो वो चीज़ें वहाँ पर मुझे देखने को मिली। ठीक है, तो ये अलग अलग कलाकारी होती है। देखो काम एक ही तरीका होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप लोग उसमें कर दे तो वो डिफरेंस बन जाता है। तो वो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो वो कलाकार आदमी थे। ठीक है, तो चलिए जो भी है, अब यहाँ पर इस आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा अभी यहाँ पर एक मीटिंग देखने को मिली। और याद रखिएगा ये जो मीटिंग होती है ना यार, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा चेयर की जाती है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, हमारी कंट्री के, वो है नरेंद्र मोदी जी। तो उनके द्वारा इसको चेयर किया गया। तो उसमें अभी क्या किया गया, 2022-23 के लिए यहाँ पर अक्टूबर सितंबर में जो शुगर कैन का फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है वो यहाँ पर इनके द्वारा बढ़ाया जा रहा है और 305 रुपये पर क्विंटल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा जो फंडा है ये एक तरीके से पूरा इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पहले फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस क्या होता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। और जो डेटा मैंने अब तक आप लोगों के साथ में शेयर किया है उसमें भी आप लोग थोड़ा सा, एक सेकेंड, उसमें भी आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा क्योंकि पुराना जो डेटा है उसमें जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे कि शुगर कैन प्रोडक्शन में सबसे टॉप पर कौन आप लोगों को देखने को मिलता था। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पर। अभी इसका भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में, इसके बारे में आप लोगों से डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं। यहाँ पर अब तक आप लोग पढ़ रहे थे कि टॉप शुगर कैन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर महाराष्ट्र जो है वो टॉप पर आ गया है और उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो मैं आप लोगों से अब तक डिस्कस कर रहा था यहाँ पर, वो भी आप लोग यहाँ पर चेंज कर लेना कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था शुगर कैन का आफ्टर ब्राजील। पर लेकिन अभी जो यहाँ पर भी चेंज हो गया कि इंडिया ने रिप्लेस कर दिया है ब्राजील को और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया शुगर कैन का 2022 में। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ये आप लोग चेंज कर लेना क्योंकि अब तक आप लोग यहाँ पर ये पढ़ते हुए आ रहे थे, अभी यहाँ पर इसके अंदर में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को चेंज करना है। अब बात करता हूँ थोड़ा सा फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में। ठीक है, जिसको आप लोग FRP बोलते हैं। अभी हिचकी आई तो हिचकी में भी गोलियों की वो आ रही है, उन्हें गोलियों वाली हिचकी आ रही है। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है सबसे पहले तो ये किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, तो याद रखिएगा रंग राजन कमेटी के द्वारा यहाँ पर इसको रिकमेंड किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो शुगर कैन जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है 2 लोगों के द्वारा मिलकर। लोग कौन से है, पहला तो है सेंटर और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के द्वारा मिलकर प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाता है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, पहले सेंटर अपना बता देता है कि भाई साहब इतना पैसा हम लोग देंगे। जैसे सेंटर के द्वारा बता दिया कि 305 रुपये पर क्विंटल दिया जाएगा, तो सेंटर ने अपना डिसाइड कर लिया। और सेंटर में डिसाइड किसके द्वारा किया गया, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, तो इसके द्वारा डिसाइड किया गया। पर लेकिन क्या ये चेक करती है क्या जाकर कि क्या प्राइस होना चाहिए, इसके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? नहीं, इसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। बोलिए संजय दत्त वाला, नहीं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी कि CACP। तो ये कमीशन रहता है यहाँ पर, ये रिकमेंडेशन देता है। वो रिकमेंडेशन जो है वो कैबिनेट कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई साहब ये रिकमेंडेशन लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर इनको पसंद आता है तो लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उनके द्वारा चेयर किया जाता है और उनके द्वारा फिर आगे चीजें देखने को मिलती है। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है यहाँ पर अभी इनके द्वारा तो डिसाइड कर लिया गया कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस क्या रहने वाला है। पर लेकिन अभी यहाँ से फिर स्टेट का भी निकल कर आता है, यानी कि सेंटर ने तो अपना डिसाइड कर लिया कि ये वाला फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस रहने वाला है। फिर स्टेट का जो प्राइस निकल कर आता है उसके बेस पर फिर आगे चीजें बढ़ती हैं कि अलग अलग स्टेट, मान लीजिए स्टेट का क्या हो गया, अभी यहाँ पर इन्होंने तो डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि इतना कुछ रहने वाला है। अब स्टेट वाले क्या करेंगे, राजस्थान बोल रहा है कि मैं 5 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, ये हरियाणा बोल रहा है मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, पंजाब बोल रहा है 15 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, अभी यहाँ पर महाराष्ट्र बोल रहा है 20 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। तो यानी कि जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो वो है उसके अलावा भी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पैसे रखकर इनके द्वारा दिए जाते हैं वो स्टेट के अंदर का फिर प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि अभी तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए स्टेट का जो प्राइस है वो हमेशा आप लोगों को ज्यादा नजर आएगा एज कंपेयर टू जो सेंटर के द्वारा यहाँ पर प्राइस जो है वो दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात जो है वो आप लोग याद रखिएगा।
कभी कंफ्यूजन में आ जाओ कि नहीं यार सेंटर का नहीं स्टेट का ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो स्टेट का क्या होता है, स्टेट का होता है स्टेट एडवाइस प्राइस। तो स्टेट का आप लोग याद रखिएगा, स्टेट का होता है स्टेट एडवाइस प्राइस, और सेंटर का क्या होता है, सेंटर का होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये ऐसी बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सेंटर जो स्टेट का स्टेट जो यहाँ पर एडवाइस जो प्राइस होता है, ये आप लोगों को मैंने बताया अभी यहाँ पर कि हायर होगा फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस से। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पैसा जोड़कर ये ऐड कर उसको देते हैं। तो अभी यहाँ पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो बढ़ गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। टेम्परेचर क्या रहता है 21 से लेकर 27, जो खासकर एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर ये शुगर कैन उगाया जाता है। ये ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों के कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, इसके बारे में याद रखिएगा। रेनफॉल कितना रहता है 75 से लेकर 120। और अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग उस एरिया में से आते हैं कि आप लोग एक किसान के परिवार से आते हैं और आप लोग जो है इंटरव्यू में जाकर बैठ रहे हैं, तो इंटरव्यू में आप लोगों से यहाँ पर ये ऐसे टॉपिक भी पूछ लिए जाते हैं अक्सर, ठीक है, कि कितनी रेनफॉल में गन्ने उगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो ऐसा, ठीक है। जैसे जब गया था इंटरव्यू में तो मैंने जो मेरा था पैटर्न, तो मेरा ये था बेसिकली उस टाइम पर कि मतलब मैंने बोला था कि मेरे फादर साहब जो हैं वो एक किसान है, तो मेरे पे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। मेरे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन बन गए वहाँ पर कि फादर साहब जो किसान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। मतलब कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एग्रीकल्चर कौन सी उगाई जाती है, ठीक है, इसका मतलब देश में कितना % आपके स्टेट से निकल कर आता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं फैक्चुअल, क्योंकि किसान के परिवार से आ रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में एक मोटा कि आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सोचा हो कभी बैठ के, ठीक है। डीप डीप रिच और जो लूमी सोइल है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखते हैं। और बाकी ये बाई प्रोडक्ट भी होते हैं यहाँ पर जो निकल कर आते हैं कई सारे, जो कि आप लोगों को पता है कि गुड़ हो गया जिसको आप लोग जैगरी बोलते हैं, खंडसिरी हो गया, मोलेसिस यानी कि जो नहीं जो खोई होती है, जो नहीं कोल्लू में से जब गन्ने को निकाला जाता है, आप लोग गन्ने का रस पिया होगा ना, गन्ने के रस में से जब गन्ने को निकालते हैं और बाद में जो बच जाता है बरूदा टाइप का, उसको मोलेसिस बोलते हैं, खोई बोलते हैं बेसिकली। यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे, ठीक है। और अभी फिलहाल तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया यार ये, इसको नेशनल बायोफ्यूल जो है उसके अंदर भी इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो प्राइस बढ़ाए जाते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्यों इस तरीके से यहाँ पर ये काम करती है? देखिए क्या होता है कि एक तरीके से एनकरेज करने वाली बात होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ आंसर दिया करो, आप लोग आंसर देते हो, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग फीडबैक देते हो, लाइक कर देते हो वीडियो को या डिसलाइक करते हो या फिर बताते हो कमेंट बॉक्स में, तो मुझे एनकरेज करता है कि आप लोगों को पसंद आ रही है चीजें, ठीक है। तो फीडबैक जब होता है तो एक तरीके से इंसान को पता चलता है, तो वो और अच्छे से काम करता है। बीमार होकर भी वीडियो बनाता है फिर बैठकर, ठीक है। वैसे बीमारी से इसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि मुझे जब लेक्चर बनाना होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे फील होता है कि उस टाइम पर मैं कम बीमार फील कर रहा हूँ, ठीक है, हंस रहा हूँ, बैठ के बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं बीमार नहीं हूँ। जब अकेला बैठ रहता हूँ तो उस टाइम पर ज़्यादा लगता है कि यार थोड़ा सा बीमार लग रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ बोल सकते हो, हालांकि वो एक अलग चीज़ है कि टेम्परेचर रहता है तो वो एक अलग बात है, ठीक है। स्टेट के अगर बात करें स्टेटस जो है शुगर कैन सेक्टर की इन इंडिया, तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर कैन इन द वर्ल्ड, इंडिया जो है सरपास कर चुका है ब्राजील को, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लेकिन हमारी कंट्री में जो है खपत बहुत ज़्यादा है तो इसलिए एक्सपोर्ट हम लोग इतना नहीं कर पाते, पर लेकिन ब्राजील जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आज के डेट में शुगर का, ठीक है। याद रखो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, ब्राजील पहले नंबर पर है। इसी के साथ में सेल्फ सस्टेनेबल हो रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं शुगर मिल जो थे वो डिपेंडेंट हुआ करते थे चीज़ों के ऊपर, अब अपने ऊपर यहाँ पर चीज़ें अच्छे से लेकर चल रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमारे देश में चल रही है वो है कि क्रूड ऑयल को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं और कैसे हम लोग अपनी कंट्री में जो बेसिकली जो किसानों की इनकम जो है वो डबल कर सकते हैं। तो उसके चलते कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में, ताकि अपने देश में एथेनॉल हम लोग मिला सके अपने जो क्रूड ऑयल के अंदर में, और एथेनॉल ब्लेंडिंग का हम लोग आज के डेट में मार्केट में जो आज के डेट में पेट्रोल निकाल रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होता है अगर इस तरीके से एक्स्ट्रा चीज़ें जो निकल कर आती है, ठीक है। अभी अगर थोड़ा सा डेटा आप लोगों के सामने रखूं, टॉप जो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है देश के अंदर में, जैसे टॉप पर महाराष्ट्र अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 2020 तक जो था वो उत्तर प्रदेश हुआ करता था, पर लेकिन अभी सप्रेस का इसको सरपास करके महाराष्ट्र टॉप पर आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड डेटा आप लोगों के सामने है यहाँ पर, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है इसको लेकर, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। आप लोग कंफ्यूजन में रहो यार वहाँ पे तो उत्तर प्रदेश था पर लेकिन वहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, बोलोगे अरे सर ने गलत करा दिया, ठीक है। तो अगर आज का लेक्चर किसी ने नहीं सुना होगा वो तो पुराना डेटा याद रखेगा, तो इसलिए कहता हूँ कि लेक्चर स्किप मत किया करो यार किसी भी दिन, ठीक है।
क्योंकि अगर स्किप कर देते हो तो मतलब मैं तो अपना काम करके निकल गया, मैंने तो जो करना था पढ़ा दिया, पर लेकिन आपका लेक्चर स्किप हो गया, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, पुराना डेटा लिए बैठे रहोगे आप लोग यहाँ पर। तो वो चीज़ें आप लोगों को थोड़ी ध्यान रखनी है। अभी जो है जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है यहाँ पर 305 हो गया है, ये 290 था, 285 था, 275 था, 275 था। तो यानी कि थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पर दिया जाता है ताकि चीज़ें जो है किसान जो है अच्छे से अपना काम करते रहे और अपनी लाइफ को भी वो यहाँ पर इंजॉय करते रहे। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें जो है वो बढ़ती हुई नजर आती हैं। ठीक है, अगर बात करें, बोला गया है कि अगर बात करें यहाँ पर कि गवर्नमेंट एनकरेज करती है शुगर प्रोडक्शन को। अभी अगर बात करें, हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी कंट्री में, हम लोग क्या करते हैं कि इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करना चाहते हैं। खासकर क्रूड ऑयल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एथेनॉल ब्लेंडिंग की मैंने अभी आप लोगों से बात की, तो हमारे देश में प्रोग्राम चल रहा है। तो ये याद रखिएगा, 10% ब्लेंडिंग की जब बात करते हैं हम लोग, अभी 2022 तक थी, अभी इसको बढ़ाकर 2025 तक का भी यहाँ पर 20% ब्लेंडिंग की बातें चल रही हैं। तो इससे क्या होगा आप लोग समझ कर देखिए, अगर आप लोग बाहर से 100 रुपये का सामान खरीद कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आप लोग मान लीजिए घर में जो है आप लोग एक तरीके से आप लोग बोले से गुड़ का ही मैं उदाहरण ले लेता हूँ, चलिए गुड़ या फिर चीनी का उदाहरण ले लेते हैं। आप लोगों ने क्या काम किया, आप लोग हर महीने जो है आप लोग 1000 रुपये का क्या खरीद कर लेकर आते हो, 1000 रुपये का आप लोग गुड़ खरीद कर लेकर आते हो बाहर से, ठीक है। पर लेकिन अब की बार आप लोगों ने डिसाइड किया कि अब की बार ना गुड़ अपने घर पे ही बनाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा किया कि 200 रुपये का गुड़ जो है वो आप लोगों ने अपने घर पे ही बना लिया। तो अभी बाहर से आप लोगों को 800 रुपये का खरीद कर लेकर आना पड़ेगा, यानी कि 200 रुपये आप लोगों ने खुद ने अपने घर पर ही बनाकर उसको इस्तेमाल कर लिया, बाहर से खरीद कर लेकर नहीं आना पड़ा। ये 200 रुपये आप लोगों को अभी यहाँ पर बहुत कम लग रहे होंगे, पर लेकिन जब लाखों करोड़ों में यहाँ पर बात चलती है और उसका 20% आप लोग निकालते हो तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी कि 20% अपने देश में हम लोग खुद की ब्लेंडिंग करके अपने देश के अंदर जो एथेनॉल की उसके बेस पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आत्मनिर्भर भारत बन रहे हैं हम लोग पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर में एथेनॉल ब्लेंडिंग करने के बाद में, और फॉरेन कंट्री के ऊपर जो डिपेंडेंट रहते हैं वो भी नहीं रहेंगे, और अपनी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी हम लोग सेव रख पाएंगे, तो उसको कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, कई सारी चीजें, जैसे एक तो प्राइसिंग कंट्रोल आप लोग, इसी के साथ में हाई इनपुट लो आउटपुट कॉस्ट की भी दिक्कत रहती है खासकर एग्रीकल्चर के फील्ड में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अनवायबिलिटी शुगर एक्सपोर्ट, ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस जो है एथेनॉल प्रोग्राम की वो भी कोई ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है। देखो कोई भी काम करना है ना, आप लोगों को याद होगा मैंने कल जो आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था ना उस टाइम पर उस आर्टिकल के अंदर में एक बात थी कि मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो लगा रखी थी, उसमें था कि पहले वाला आता है वो कूद ही नहीं पाता है, दूसरे वाला आता है उसकी जो है वो बेसिकली लाठी टूट जाती है, तीसरे वाला क्रॉस करके निकल जाता है। तो डिफरेंस क्या था, पहले वाला तो है लैक ऑफ प्रैक्टिस के साथ में है, दूसरे वाला लैक ऑफ रिसोर्सेज के साथ में आया था, और तीसरे वाला जो था वो पूरी चीजें साथ में लेकर आया था। तो ये चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप लोग इनको नहीं समझोगे तो फिर चीजें आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोगों के पास में पूरा ढांचा है, पूरी चीजें अच्छे से लेकर चल रहे हो, तो ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो आप लोग देखते हैं 2015 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में, ठीक है। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है FRP, ये शुगर कैन का कौन अप्रूव करता है, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो यहाँ पर ये रिकमेंड करता है सेकंड वाला, पर फर्स्ट जो है उसको यहाँ पर अप्रूव करता है। तो यही बातें अभी आप लोगों को बताइए, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये चेयर किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर यूपीएससी थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर आप लोगों से खेलने लगा है। जैसे कि क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है क्रॉप इज ए सब ट्रॉपिकल इन नेचर, ए हार्ड फ्रोस्ट इन एक तरीके से इज इंजीरियस टू इट, यानी कि एक तरीके से जो पाला पड़ता है ना वो काफ़ी इंजीरियस है इसके लिए। इट रिक्वायर एटलीस्ट, ये लगभग 210 ये फ्रोस्ट फ्री डेज, यानी कि जहाँ पाला ना पड़े, ये बोला जा रहा है कि लगभग 210 दिन पाला ना पड़े, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर की रेन होनी चाहिए। इसी के साथ में लेस, जो एक ये काफी इंटरेस्टिंग है, ए लाइट वेल ड्रेन्ड, ठीक है। तो ये बोला गया ए लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग द मॉइस्चर। ये अगर आप लोगों को मिट्टी की अगर आप लोगों को परख होगी ना तो ये आप लोग आंसर दे सकते हो। हालांकि आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी है कई बार, ये बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर में। इसी के साथ में बोला गया सुटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप, तो कौन सी क्रॉप यहाँ पर उगाई जाती है, तो ये बात की जा रही है। यानी कि अगर आप लोग एनसीईआरटी की बेसिक चीजें क्लियर करके जाते हो ना तो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। कॉटन, जूट, शुगर कैन और टी, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों से नॉर्मल पूछ लेते थे कि कॉटन जो है वो किस में उगाई जाती है, कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है, अब उस मिट्टी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके आप लोगों के सामने रख दिया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। काली मिट्टी बोलते हैं ना नॉर्मली आप कई बार, ठीक है। तो
तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर। तो कॉटन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, टेम्परेचर के बारे में बात की जा रही है, रेनफॉल के बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए मैंने गन्ने के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को बताई ताकि आप लोग उसको समझ सको। कॉटन प्रोडक्शन के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले हमारे देश में, तो ऑल इंडिया लेवल पर क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। 62% इंडियन कॉटन जो है वो प्रोड्यूस होता है रेन फेड एरिया में और 38% इरिगेटेड एरिया में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। अगर इन एरिया से आप लोग आते हैं जहां पर कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है तो आप लोगों के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको नहीं भूलना है, ओके। तो कंप्लीट आर्टिकल काफी डिटेल में कवर हो गया क्वेश्चन के साथ में। अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये ऐसी चीज है जो टाइम टू टाइम कई बार न्यूज में रहती है, ठीक है। तो अगर आर्टिकल जो है वो रिपीटेडली आ रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज में हो गया, तो एक आध बार क्या रहता है, फिर मैं आप लोगों का भी वो आर्टिकल जो है वो रिपीट करा देता हूँ, ठीक है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं अभी जैसे वाइस प्रेसिडेंट वाला आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो एक ऐसा आर्टिकल है जो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से जब नॉमिनेशन भरे जा रहे थे। अभी वाइस प्रेसिडेंट बन गए, फिर से डिस्कस कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो आर्टिकल एक तरीके से आप लोग उसको नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा जो स्टैटिक पोर्शन है, और जो नई इन्फॉर्मेशन है कि नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो आप लोगों के सामने चीज़ें आ जाएंगे। तो उसको ऐसे मत देखा करो। कई सारे बच्चे बोले कि कुछ आर्टिकल से रिपीट हो रहे हैं, तो वही आर्टिकल है जो आप लोगों को रेगुलर न्यूज़पेपर में रिपीट देखने को मिलते हैं। और मैं तो फिर भी एक आध बार उसको जब लगता है मुझे कि बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालकर हल्का सा कर देते हैं उसको, तो तभी करता हूँ, ठीक है। और उसमें हमेशा आप लोगों को फायदा रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली चीज़ें होती हैं। तो आप लोग उसको बैलेंस समझा करो एक तरीके से कि उसके पीछे रीजन क्या रहता है, ठीक है। तो बस एंजॉय करो लेक्चर को, रिवीजन करते रहो अपना। केरला के अंदर जो फ्लड देखने को मिल रही है, ये अभी फ्लड ओनली केरला के अंदर नहीं, अभी आसाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिली, अभी केरला के अंदर देखने को मिल रही है। कंट्री में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ देखने को मिल रही है और कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। तो ये दो तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो जीएस पेपर 1 के अंदर में आप लोग इसको देख सकते हैं, ज्योग्राफी वाला सेक्शन, या फिर अर्बन जो फ्लडिंग के बारे में यहाँ पर बात की जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों का एक अलग से यहाँ पर निकल कर आता है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये, जब आप लोगों से कोई बात करे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, तो ये जीएस पेपर 3 के अंदर फिर बात चली जाती है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक टॉपिक आप लोगों को बस एक ही पेपर के साथ में कनेक्ट करके देखना है। वही पेपर आप लोगों का एक जगह पूछा जा सकता है, वही पेपर फिर आप लोगों का दूसरी जगह पूछा जा सकता है। बस ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर आप लोग एंगल कैसे समझ पाते हैं उस पेपर का। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो केरला के अंदर अभी यहाँ पर बाढ़ देखने को मिल रही है, उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों के सामने है। समझेंगे पूरा आखिर क्या क्या कंडीशन यहाँ पर निकल कर इसके बारे में आ रही है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है आप लोगों के सामने, बहुत बुरी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। आप लोगों को देख सकते हैं कैसी सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। गांव के गांव जो है वो यहाँ पर डूब जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, नॉर्मली अगर हम लोग एक ऐसे जोन में बैठे हैं ना जहाँ पर ये सारी चीज़ देखने को नहीं मिलती है, तो हम लोग इनकी ग्रेविटी नहीं समझ पाते हैं। आप लोग ये सोचो, जहाँ पर इंसानों का बचना मुश्किल हो गया वो तो एक्सट्रीम चीज़ हो गई। अब सोचो यहाँ पर कोई ऐसी भी होगी जो खेती करते होंगे लोग, उनकी खेती बर्बाद हो गई होगी। बहुत सारे जानवर ऐसे होंगे, जीव जंतु, वो बह गए होंगे, कुछ कई सारे यहाँ पर डूब कर मर गए होंगे। वहाँ पर महामारी आ सकती है, सारी रोड वहाँ पर खराब हो गई होगी, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें लोकल एरिया में जो भी किसी ने अगर कुछ डेवलपमेंट किया होगा, तो सारे डेवलपमेंट जो है बर्बाद हो गए होंगे। वो वहाँ से छोड़ कर जाने लगे कि यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट करना है, तो बाढ़ आई रहती है, सारा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो बाढ़ आने का मतलब बस ये नहीं है कि आप लोग छोटी सी चीज़ें सोचकर समझकर साइड में हो जाओ। बाढ़ आने का मतलब है कि उस एरिया की कमर टूट जाना, रीढ़ की हड्डी टूट जाना। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आती है। और वही बाढ़ अगर अर्बन एरिया यानी कि शहरी वाले इलाके में आ जाए, तो शहर जो होते हैं वो जीडीपी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं किसी कंट्री के अंदर में, तो और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। तो केरला के अंदर भी आप लोगों को फ्लड देखने को मिल रही है, उसकी खस्ता हालत हो रखी है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पता है मॉनसून आ रहा है, उसकी वजह से चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर अभी फिलहाल जो है जो डैम है उसकी भी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से कई बार पानी रिलीज करना पड़ जाता है। खासकर जो ओल्ड डैम है उनको इसलिए रखना पड़ता है कि पता चला टूट ना जाए। अभी उनकी मरम्मत करने के बारे में मैंने कई सारे आर्टिकल पुराने टाइम पे आप लोगों से डिस्कस किए थे। अभी यहाँ पर अगर बात करें जो डैम का लेवल है 42 अगर यहाँ पर हो जाता है, बोला जा रहा है कि फर्स्ट टाइम इन द स्टेट हिस्ट्री 35 ऑफ इट्स 42 डैम जो यहाँ पर अगर देखें वो ओपन है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि वहाँ पर कंडीशन खराब हो जाती है। अगर उनको रोके रखेंगे तो कहाँ तक उनको रोके रखेंगे, तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग जो हैं वो एक तरीके से दिक्कत में आ गए। और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को भी, जिसकी वजह से
बोला भी था यहाँ पर, आप लोगों को पता होगा एक्सपर्ट पैनल थे गडगिल जो कमेटी, उनके द्वारा रिकमेंडेशन भी दी गई थी, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें ये आप लोगों को नेगलेक्ट करने वाली नहीं है। गडगिल कमेटी और एक तरीके से माधव गडगिल साहब जो है इनका पूरा नाम था, इनके द्वारा बोला गया था कि यार ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा वरना आगे दिक्कत झेलनी पड़ेगी। ये दोनों कमेटी के बारे में आप लोग याद रखते हैं, एक को बोलते हैं गडगिल कमेटी और दूसरे को बोलते हैं कस्तूरी रंगन कमेटी। गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी में अक्सर आप लोगों को कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके द्वारा बोला गया था कि पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट उसको क्या करना है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में क्रिएट कर दो। मतलब पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट है उसको आप लोग ऐसे लेकर चलो ताकि वहां पर कोई भी ज्यादा डेवलपमेंट न कर सके, और वहां पर पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को आप लोग इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में क्रिएट कर दो। अब वेस्टर्न घाट में कितने राज्य आते हैं अगर मैं आप लोगों से पूछूं, पहला नंबर पे गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरला और छठा तमिलनाडु। जी हाँ, याद रखिएगा तमिलनाडु को कुछ पोर्शन भी आप लोगों को वेस्टर्न घाट में यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो जब यहाँ पर गडगिल और कस्तूरी रंगन कमेटी आए तो इनमें दोनों में डिफरेंस था। यहाँ पर ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम पर चले गए, पूरा पूरा वेस्टर्न घाट जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में क्रिएट कर दो, कोई डेवलपमेंट वहां पर न करो। कस्तूरी रंगन साहब ने बोला कि ओनली अप्रोक्सीमेटली 37% जो एंटायर जो वेस्टर्न घाट का एरिया है उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में क्रिएट आप लोगों को कर देना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि दोनों में डिफरेंस आ गया, इन्होंने 100% बोला, इन्होंने 37% बोला, जबकि इंप्लीमेंट कोई सा भी नहीं हुआ, ना 100% वाला हुआ ना 37% वाला हुआ प्रॉपर, इसलिए यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। इन्होंने बोला था कि बॉटम अप अप्रोच लेकर चलो। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, नीचे लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको आप लोग इंक्लूड करके चलो, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह हो गया, उनका क्रूशियल रोल वहां पर होना चाहिए, ठीक है। इनके द्वारा जो है डिसीजन मेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए वो गवर्नमेंट के पास में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट ऑफिशियल हो गए उनके पास में इनको देनी चाहिए, इनके द्वारा यहाँ पर ये बोला गया। इसमें लग रहा है कि गवर्नमेंट ने बैठकर बोला कि भाई साहब ऐसी रिपोर्ट निकाल के लेकर आना कि हमारी चल सके वहां पर। इन्होंने बोला कि आपकी नहीं चलानी है, इन्वायरमेंट के हिसाब से बात करनी है। तो इनके इन्होंने पूरा अपना एक्सट्रीम पर चले गए और इन्होंने एक मिड पाथ निकाल दिया, बुद्धा वाला पाथ ऐसा बोल सकते हैं। इनके द्वारा बोला गया एक तरीके से रिकमेंडेशन करना है यहाँ पर 3 ग्रेड इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ठीक है। तो यहाँ पर उसको अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया कि ताकि उसको देखा जा सके कि ये इस एरिया का है, ये इस एरिया का है। इनके द्वारा क्या बोला कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको परमिट करना चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया में ओनली आफ्टर डिटेल स्टडी। इन्होंने उसको मना कर दिया था, पर इन्होंने बोला कोई नहीं, लगा लो, चलता है इतना तो, ठीक है। उन्होंने कहते चलता वाला एटीट्यूड है। इनके द्वारा बोला गया कॉन्स्टिट्यूट करो वेस्टर्न घाट के लिए इकोलॉजिकली ऑथोरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में। इनके द्वारा बोला गया कि जो पुरानी है उन्हीं को यूज कर लो ना, फालतू में क्या नई बनाने की जरूरत है। इनके द्वारा बोला कि स्टेट और जो ऑलरेडी बने हुए हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उन्हीं को इस्तेमाल करो। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो यानी कि ज्यादा पावरफुल कौन सी थी, गडगिल कमेटी थी। गडगिल कमेटी ने काफी सारी बातें बोली, इसीलिए जब आर्टिकल छापे जाते हैं ना उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा गडगिल कमेटी का ज्यादा नाम रहता है, ना कि यहाँ पर कस्तूरी रंगन कमेटी का। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। गडगिल कमेटी को पता था कि ये इतना बोलने के बाद भी नहीं सुधरेंगे, तो पहले से एक्सट्रीम चीजें यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है। और फ्लड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था हमारे देश में पैटर्न कैसा है। हालांकि जो केरला में इतना फ्लड जोन है नहीं, पर लेकिन वहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन बनती है, देखिए एक सबसे बड़ी बात पता है कि हमारे देश में जो इन्वायरमेंट के बारे में बताने वाले जो लोग हैं कि बारिश कितनी होगी, इतनी होगी, उतनी होगी, वो प्रॉपर एक डेटा नहीं बता पाते हैं। अगर प्रॉपर एक डेटा बताएं कि बारिश इतनी होगी, ये कंडीशन बन रही है, तो डैम को उतना ही खाली किया जा सकता है पहले से ही बांध को, ताकि पानी बरसे तो उस टाइम पर उसको रोका जा सके। पर लेकिन उसकी डिटेल में ढंग से इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है इतनी एक्यूरेटली, इसलिए डैम का पानी ज़्यादा छोड़ा नहीं जाता है। पर लेकिन जब बारिश होने लगती है दबाकर फिर डैम का पानी खाली किया जाता है, और बांध का पानी खाली करने की वजह से फिर आसपास वाले एरिया बाढ़ आती है। जहाँ पर फ्लैश फ्लड हो जाती है तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फ्लड विद इन 6 आवर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ हैवी रेन, यानी कि इतनी ज़्यादा बारिश हो गई 6 घंटे के अंदर ही कि वहाँ पर कहानी खराब होगी। तो वहाँ से बहुत ही लार्ज स्केल पर आप लोगों को पानी जो है वो भरा हुआ मिलेगा 6 घंटे में दबा कर बारिश करना, यानी कि बादल फट गया काइंड ऑफ चीज़ें। रिवर अगर एक तरीके से फ्लड के बारे में बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर भी काफ़ी लार्ज स्केल पर जो एक पर्टिकुलर एरिया में अच्छा खासा यहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। पर लेकिन इसके कंपेयर में कम नजर आप लोगों को नजर आएगी। यहाँ पे तब होता है, एक तो सीजनल होता है और कई दिनों तक, कई वीक तक बारिश होती रहती है, तो यहाँ पर चलता है। पर लेकिन यहाँ 6 घंटे के अंदर इतना पानी बरस गया कि लबालब हो गया सारा पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। कोस्टल फ्लड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये साइक्लोन की वजह से आता है, हुरिकन साइक्लोन ये जब आते हैं तो 3 तरीके की फ्लड नॉर्मली है। एक तो फ्लैश फ्लड हो गया, रिवर फ्लड हो गया और कोस्टल फ्लड हो गया। तो इसके बारे में आप लोग कल को लिखने के लिए आ जाए तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा माइंड में, तक कम से कम, ठीक है। नॉर्मली अगर फ्लड की डेफिनेशन भी कोई आप लोगों से पूछ ले अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से जो फ्लो करता है एक जो स्ट्रीम रहती है
उसका ओवरफ्लो हो जाना, ठीक है। तो हाई वाटर लेवल दैट ओवरफ्लोज द नेचुरल बैंक्स अलोंग एनी पोर्शन ऑफ द स्ट्रीम इज कॉल्ड ए फ्लड, ठीक है। तो ये एक तरीके से डेफिनेशन होगी। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल यहाँ से रिवर बह रही है, अब यहाँ तक पहुँच गई है ये, तो ये फ्लड वाला एरिया हो गया यहाँ पर, अब यहाँ तक इसको भर भर के चल रही है, तो ये एक तरीके से इसकी डेफिनेशन भी होगी। जब भी यहाँ पर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमेशा एक टॉपिक एक्स्ट्रा आता है आप लोगों के लिए, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वो तो फ्लड वाला टॉपिक हो गया पेपर फर्स्ट का, अब पेपर 3 का भी टॉपिक इसके साथ में कनेक्ट हो गया और ये हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। अगर बात करें फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर, ये योकोहामा में आप लोगों को देखने को मिली थी जापान में, ठीक है, जो कि यहाँ पर इससे चीज़ें स्टार्ट हुई। आगे हालांकि चीज़ें पहले इससे जो पहले थे यहाँ पर वो इंटरनेशनल 2 डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन था यहाँ पर, फिर योकोहामा हुआ 1994 में, फिर इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट आई 1999 में, ह्योगो फ्रेमवर्क आया यहाँ पर 2005 से लेके 15 तक रहा यहाँ पर ये, और फिर इसके बाद में सेंडाई फ्रेमवर्क रहा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, तो 2015 ये सी के साथ में 2030 तक का आप लोगों को चीज़ें देखने को मिली। तो जो गाइडलाइन है यहाँ पर ये प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन और इसी के साथ में एक्शन प्लान के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ताकि सिचुएशन को देखिए। सबसे पहली बात क्या होती है, जैसे आप लोग वैक्सीन लेते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, प्रिवेंशन का काम करते हैं। वैक्सीन ले ली इसका मतलब ये होगा कि वायरस नहीं लगेगा, ठीक है। इसी के साथ में जब मेडिसिन आती है तो वो क्या करता है, वो मिटिगेशन का काम करता है, यानी कि अब यहाँ पर डिजास्टर तो आ चुका है पर लेकिन उसके बाद में सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो वो मिटिगेशन का काम करता है। ऐसे ही यहाँ पर पता है बाढ़ आएगी, डिजास्टर आएगा, तो उससे पहले क्या काम करना है, उसके बाद में क्या काम करना है, उसके लिए प्रिपेयर बेसिकली यहाँ पर रहना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। इसमें एक और छोटा सा टॉपिक हो जाता है यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि UNCCD, तो ये भी आप लोग याद रखते हैं। इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। UNCCD जो है ये एक तरीके से लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर सस्टेनेबल एक लैंड मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर ये बात करता है। और इसी के साथ में जहाँ पर भी आप लोगों को लगेगा कि एरिड या फिर सेमी एरिड या फिर ड्राई ह्यूमिड रीजन है, जैसे कि ऐसा राजस्थान वाले रीजन जो पाए जाते हैं हमारे देश के अंदर में, तो कैसे उसको लेकर चलना है। तो सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि इनका टारगेट है 2018 से लेकर 30 तक का, कि काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है जो लैंड डिग्रेड हो चुकी है उसको रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करना है यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिग्रेडेड लैंड है, इंप्रूव करना है लाइवलीहुड एक तरीके से 1.3 बिलियन लोगों का जो कि डिपेंडेंट रहते हैं इनके ऊपर, रिड्यूस करना है ग्रोथ जो कि यहाँ पर जो कि एक तरीके से वनरेबल पॉपुलेशन बन जाती है पर्टिकुलर एरिया में। पता है कि ये एरिया है यहाँ पर इतने सारे लोग इस खेती के ऊपर डिपेंडेंट है, पर लेकिन वहाँ पर सूखा पड़ गया, तो उसको कैसे हरी भरी बनानी है, वहाँ से कोई नदी निकाल कर लेकर आओ, जो भी आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन यहाँ से निकाला जा सके। तो ये ऐसी बेसिक चीज़ है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार इनसे कन्फ्यूजन भी आता है, तो इसको आप लोग ढंग से माइंड में क्लियर रखोगे तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो क्या क्या देखा यहाँ पर हम लोगों ने, सबसे पहले तो ये देखा केरला के अंदर बाढ़ आ रही है, तो यहाँ पर एक तरीके से इसके बारे में चीज़ समझी, कहाँ कहाँ पर बाढ़ आ रही है, फ्लड आखिर होता क्या है, कितने तरीके का यहाँ पर ही होता है, ये आप लोगों ने समझा। कस्तूरी रंगन और गडगिल कमेटी के बारे में जाना, और ये कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें हम लोगों ने समझी, ठीक है। अब फ्लड आती क्यों है इतनी जल्दी जल्दी, अगर कोई आप लोगों से बात करे, अनप्लान डेवलपमेंट हो गया। आप लोगों को पता है कि जो पहले क्या होता है, नॉर्मली बारिश होगी तो पर्वतों से जो पानी है नीचे आने के बाद में पता चला प्लेन एरिया में पहुंचा, वहां पर नाली नदियां जो बना रखे थे उनमें कूड़ा करकट भरा हुआ है, डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, काफी अनप्लान तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन भी अनप्लान तरीके से हो रहा है, ठीक है, मेंटेन नहीं किया जा रहा है ड्रेनेज सिस्टम को, तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। प्री डिजास्टर प्लानिंग नहीं करिए, पता चला यहाँ पर हर बार यहाँ पर बाढ़ आनी है, उसके बाद भी कोई भी यहाँ पर फोकस नहीं दे रहा है यहाँ पर गडगिल कमेटी के ऊपर, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई है, तो सब अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इसका रीजन बन जाता है जब कोई ऐसी सिचुएशन निकल कर आती है, तो इसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखने के लिए दूंगा फ्लड के बारे में, तो आई होप कि आप लोग अभी एक अच्छा आंसर यहाँ पर लिख पाएंगे। फ्लड कहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या है, किस तरीके की फ्लड होती है, क्या कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। अर्बन एरिया में जो फ्लड हो रही है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात किया, किस तरीके से कमेटी के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, तो सारी चीज़ें बेसिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता डाली, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को तैयार करो कि किसी को पढ़ा भी सको, कम से कम आप लोग टॉपिक को इस तरीके से देख कर चलो, ठीक है। तो पूरा आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट हो तो बताना, फिर इसको दूर किया जाएगा, ओके। ये आप लोगों का नेक्स्ट ये आप लोगों का नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। काफी डिटेल में ये आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा। आप लोग ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिका एक चैप्टर जो है वो आप लोगों का पूरा कंप्लीट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में इस आर्टिकल के एंड में आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है, ओके।
तो आर्टिकल आप लोग काफ़ी अच्छे से सुनिएगा, जिससे कि आप लोग उन क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग दे पाओ, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को मिले। नए जो वाइस प्रेसिडेंट अभी बन गए हैं वो है दिनकर साहब यहाँ पर, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग समझ सकते हैं। जगदीश जो धनखड़ साहब हैं यहाँ पर, जगदीप धनखड़ साहब, ये नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो ये गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, प्रेजेंट टाइम पर अभी वेस्ट बंगाल के गवर्नर के तौर पर ये काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से निकल कर आते हैं। और इसी के साथ में ये जो चंद्रशेखर जी जब उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, ये उनकी जो ये पावर में थे उस टाइम पर यहाँ पर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर भी यहाँ पर रह चुके हैं। इनका जन्म 18 मई को हुआ था झुंझुन, बेसिकली जो राजस्थान के अंदर में है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, 1951, 18 मई 1951 के अंदर में, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। फिलहाल ये आप लोगों को बताया मैंने, अभी ये गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, ठीक है। तो ये तो है बेसिक चीज़ें। अभी जो आप लोगों से आगे डिस्कस की जाएगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताने वाली है, ठीक है। ऐसा करता हूँ यार, वो आर्टिकल मैंने पहले आप लोगों से कवर कर रखा है, वो आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा। बस वहाँ पर ये बताया गया है कि इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके खांसी आ रही है मुझे लग रहा है खास के मैं आप लोगों को एक तरीके से फ्रस्ट्रेट करूंगा, इरिटेट करूंगा, तो इसलिए वो आर्टिकल मैं लगा देता हूँ। पूरा का पूरा वही आर्टिकल है, उसमें आगे लगा देता हूँ। उससे क्या होगा कि आप लोग वो सारी चीज़ें समझ पाएंगे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बस इतना है कि वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैं अभी फिलहाल, अभी ये आ गए हैं, बस वो रिप्लेसमेंट कर लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। फिर किस दिन फिर डिटेल में उसको डिस्कस कर दूंगा, टेंशन मत लेना। अभी पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रखी है उस आर्टिकल में, तो उससे आप लोगों के माइंड में सारी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। क्योंकि अभी खांसी इतनी हो रही है ना, मुझे लग रहा है कि दिक्कत हो जानी है, ठीक है। तो उस आर्टिकल को आप लोग सुनिए, और जिसको लग रहा है कि स्किप करना है तो स्किप भी कर सकता है, कोई डाउट नहीं है। पर हाँ ये है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रहेगी तो रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा, पूरा पॉलिटी का एक चैप्टर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, जहाँ से अक्सर आप लोग ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और यहाँ पर करंट और स्टैटिक का बड़ा ही प्यारा सा मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने होंगे जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने, इससे ये पता चलेगा ये टॉपिक आप लोगों ने कितने अच्छे से सुना है। यहाँ पर क्यों आ रहा है ये टॉपिक अभी न्यूज़ में, इसलिए आ रहा है कि हमारी कंट्री के जो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू जी, उनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 10 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका टाइम ड्यूरेशन जो 10 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, तो इसके चलते यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे 6 अगस्त को। तो उसके चलते यहाँ पर कई सारे आर्टिकल आप लोगों के यहाँ पर अभी आने वाले हैं रिसेंटली, और अभी आ भी रहे हैं। तो मुझे लगा कि डिटेल में आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन आगे आने वाले आर्टिकल से रिलेटेड न रहे। एक बार टॉपिक कवर हो जाएगा तो फिर सारी चिंता जो है वो दूर हो जाएगी। ये जो टॉपिक है आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 पॉलिटी का जो सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उसके रिलेटेड आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये हो गई कि इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे हमारी कंट्री में, और ये अनाउंस कर दिए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारी कंट्री में अगर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, या फिर इसके अलावा जो आप लोगों को लोकसभा, राज्यसभा के, या स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के, ये सारे इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके हाथ में पावर होती है इसको कंडक्ट कराने की। और जब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 68 यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है यहाँ पर कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के कंप्लीट होने से पहले आप लोगों को इलेक्शन कंडक्ट कराने होते हैं, ताकि पोस्ट जो है वो खाली न रहे। इसी के चलते यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट के प्रेजेंट टाइम पर जो पोस्ट पर बैठे हुए हैं वो आप लोगों को पता है एम वेंकैया नायडू जी हैं यहाँ पर। अब 2017 से यहाँ पर इस पोस्ट पर यहाँ पर ही हैं, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जो अब मैं आप लोगों को बातें बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को लग सकता है कि यार ऐसा कैसे चलता है, पर लेकिन ये चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आएंगे। हमारी कंट्री में सेंटर ऊपर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, जहाँ पर आप लोगों को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों देखने को मिलेंगे। पर लेकिन सेम पैटर्न में अगर बात करें स्टेट के अंदर में आप लोग को ओनली गवर्नर देखने को मिलता है, वाइस गवर्नर आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट जो है एक तरीके से बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरीके से उनके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी कि हम लोग वोट नहीं डालते हैं, हमारे द्वारा चुने गए जो नुमाइंदे हैं वो वोट डालते हैं, यानी कि सांसद हो गए, विधायक हो गए, तो इस तरीके से वहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो वोट डालते हैं। पर लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी कि जो वोट डालने वाले लोग होते हैं वो दोनों हाउस के मेंबर होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्टेट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है, यानी कि प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होंगे आप लोगों को पता है वहाँ पर स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, पर लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में चेंज क्या है, ये कंसिस्ट करता है बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है।
अगर केस में बात करें, जबकि प्रेसिडेंट के केस में क्या रहता है, ओनली इलेक्टेड मेंबर यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। ये वो पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो अगर इन टॉपिक को आप लोग ढंग से समझोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां पर दोनों बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि यहां पर कौन होगा, ओनली इलेक्टेड पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर प्रेसिडेंट के केस में, और यहां पर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, पर लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट के केस में यहां पर असेंबली के भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे स्टेट के, पर वाइस प्रेसिडेंट के केस में असेंबली के लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट ऐसे हैं जो कि आप लोगों के माइंड में अक्सर कंफ्यूजन लेकर आते हैं, पर लेकिन क्लैरिटी रखनी है आप लोगों को। बोला गया कि किसी भी स्टेट की असेंबली के बारे में बात करें तो नो स्टेट असेंबली, ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जिसे प्रेसिडेंट के टाइम पर पार्टिसिपेट करती है, यहां पार्टिसिपेट नहीं करती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो की जाती है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रहती है। एक ही इंसान जो है वो कई सारे लोगों को वोट डाल सकता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। मुद्दा क्या होता है, मुद्दा ये होता है, मान लीजिए यहां पर 4 मेंबर हैं जिनको आप लोगों को वोट डालनी है, और ये 4 मेंबर हैं ए, बी, सी और डी। ये 4 मेंबर जो है यहाँ पर ये प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप लोगों को इनको वोट डालनी है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो मेंबर है उनको वोट डालनी है, तो यहाँ पर मान लीजिए 250 मेंबर है जिनको वोट डालनी है और इनको चुनना है। अब मान लीजिए पहला मेंबर, इसका नाम है यहाँ पर, इसका नाम मान लीजिए आप लोगों ने क्या धर दिया, इसका नाम 1 है, 1 नहीं है, कुछ और धरा जाए इसका नाम मान लीजिए जिसे ऐसे हो गया ये, ठीक है, रोमन लेटर 1 हो गया, फर्स्ट है इसका नाम, ठीक है। जो फर्स्ट मेंबर आएगा उसने बोला कि मैं वोट डालूंगा, तो वो एक इंसान को वोट नहीं डालेगा, वो चारों इंसान को वोट डालेगा। आप लोग बोलोगे ऐसे कैसे, जादू है क्या? जादू ही है एक तरीके का। इसमें क्या रहता है, आप लोग को प्रेफरेंस देना पड़ता है। प्रेफरेंस मतलब यानी कि पहले नंबर पर आप लोग किसको देखना चाहते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर आप लोग किसको चाहते हैं आने वाले टाइम में, आप लोग बोल दो पहले नंबर पर तो मोदी जी हो गए, दूसरे नंबर पर केजरीवाल जी हो गए, तीसरे नंबर पर यहाँ पर ममता बनर्जी जी होगी, चौथे नंबर पर यहाँ पर राहुल गांधी जी हो गए। मतलब ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ऐसा मत सोचना कि मतलब मैं जो है कुछ एक तरीके से, कई सारे बोल लेते हैं मोदी जी को फॉलो फेवर कर रहे हो, या फिर मतलब एक तरीके से केजरीवाल जी को फेवर कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से रैंडमली नाम ले रहा हूँ। हो सकता है राहुल गांधी जी कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी मुद्दा क्या है यहाँ पर, मुद्दा यहाँ पर यह कि मान लीजिए आप लोग चाहते हैं पहले नंबर पर कौन पर्सन रहे, आप लोग चाहते हैं पहले नंबर पर सी वाला रहे, यानी कि पहले नंबर पर मैं चाहता हूँ ये इंसान जीते, दूसरे नंबर पर अगर ये ना जीते तो ये जीत जाए, ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर ये ना जीते तो यार चौथे ये ए वाला जीत जाए तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर डी, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं ये हो गया प्रॉपर पैटर्न, यानी कि पहले वाला ये चाहता है कि ये इंसान जीते, ये ना जीते तो ये जीत जाए, और ये ना जीते तो ये, फिर तो ये रह गया, ठीक है, ऐसे नंबर पर। अब ऐसे यहां पर जब इंसान नंबर 2 आएगा, वो भी सेम पैटर्न में यहां पर वोटिंग करेगा। वो चाह रहा है कि पहले नंबर पर ये वाला जीत जाए, दूसरे नंबर पर उसने वोट दे दी इसको, तीसरे नंबर पर उसने वोट दे दी इसको, और चौथे नंबर पर दे दी इसको, इस तरीके से, ठीक है। अब जो तीसरा पर्सन आ रहे हैं यहां पर, उससे पूछा गया कि भाई साहब तुमको भी वोट डालनी है। ये वो लोग हैं जिनको हम लोगों ने वोट देकर चुन रखा है, यानी कि मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है, जिनको आप लोग सांसद बोलते हैं। उसने बोला कि मैं चाहता हूं पहले नंबर पर जो है वो यहां पर ए को ही जिताया जाए, दूसरे नंबर पर जो है यहां पर इसको जिताया जाए, तीसरे नंबर पर ये जीते और चौथे नंबर पर ये जीते। अब यहां पर जिस भी इंसान को सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगी पहले नंबर की, अब वो इंसान जो है वो आगे बढ़ेगा यहां पर। तो ये क्या हो गया, एक ही वोट को आप लोगों ने ट्रांसफर किया है यहां पर, तो ये ट्रांसफरेबल वोट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, और इसी पैटर्न में यहां पर जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सीक्रेट बैलेट रहता है यहां पर। सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि आप लोग किसको वोट दोगे किसी को नहीं पता रहता है। इसलिए जब भी यहां पर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है वो खुशामद करती रहती है, यार आ जाओ यार पार्टिसिपेट कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, वो सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए जरूरी है कि यहां पर इसको सीक्रेट रखा जाए ताकि प्रेशर ना डाला जाए और एक एक इंसान जो है उसको अच्छे से अपनी वोट को ढंग से यूटिलाइज कर सके, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला जा रहा है कि डिफरेंस क्या है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट केस में। तो यहां पर रीजन क्या है डिफरेंस, तो यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जब पूछा गया तो उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉर्मल फंक्शन एक तरीके से परफॉर्म करता है। एक फंक्शन उनका रहता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा को हेड करने का काम वो करते हैं, हेड इन प्रिजाइड करते हैं। जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं लोकसभा के अंदर आप लोग कौन देखते हैं जो प्रिजाइड करता है नॉर्मली, तो स्पीकर रहता है, और यहां पर वो काम कौन करते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। तो यहां पर ये हेड बनते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए, यानी कि एक तरीके से प्रेसिडेंट जो है उनकी डेथ हो गई या फिर प्रेसिडेंट जो है किसी रीजन की वजह से हटा दिए गए, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। इनका कोई काम होता नहीं है स्टेट के लिए वैसे देखा जाए तो, इसलिए यहां पर नेसेसरी नहीं लगा कि स्टेट का लेजिस्लेचर जो है उनको इन्वाइट किया जाए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसलिए यहां पर वाइस प्रेसिडेंट के जब भी इलेक्शन होते हैं तो यहां पर वो नहीं आते हैं, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब ज्वाइंट सिटिंग होती है, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग पता है संविधान में किस आर्टिकल के थ्रू होती है, बताइए, चलिए देखता हूं कौन कौन बताता है। तो ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है, सब जाके लोकसभा के अंदर बैठते हैं, ठीक है।
लोकसभा के अंदर सारे जाकर बैठते हैं, तो लोकसभा के अंदर जब जाकर बैठते हैं तो उस ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिजाइड करता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिजाइड करते हैं, ना कि यहां पर उसको कौन प्रिजाइड करते हैं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट उसको प्रिजाइड करते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक कन्वेंशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है, तो वहां पर इलेक्टेड मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं मैक्सिमम, जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो उसको लोकसभा को यहां पर ज्यादा पावर दे रखी है। ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग रख सकते हैं कि अगर यहां पर एक तरीके से ना जो एक स्टेपनी के तौर पर यहां पर वाइस प्रेसिडेंट को यूज किया था, आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। इसलिए यहां पर स्टेट के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं समझी, क्योंकि वहां तो गवर्नर के भी इलेक्शन थोड़ी ना हो रहे हैं, गवर्नर को भी अपॉइंट किया जा रहा है, तो वहां पर वाइस गवर्नर की रिक्वायरमेंट ही नहीं समझी गई, इसलिए वहां पर वाइस गवर्नर नहीं आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक बातें मैंने आप लोग को बता दी। अब क्वालिफिकेशन क्या है, आप लोग बोलो कि सर हम लोग चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, तो क्या बन सकते हैं? जी हाँ, बन सकते हैं। आप लोग अगर चाहो तो आपकी एज जो है 35 ईयर अगर हो चुकी है तो आप लोग यहां पर जो है वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब अभी नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो अभी मतलब एक तरीके से यहां पर 32 साल होती है यूपीएससी की एज आप लोग की, अगर यूपीएससी आप लोग बेसिकली अगर लास्ट है यहां पर, और 35 साल यहां पर रखी गई है, इतनी एज आप लोग की होनी चाहिए। यानी कि जब यूपीएससी ना निकले तो आप लोग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आप लोग को 25 साल के होते ही आप लोग प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए तो आप में से बहुत सारे क्वालिफाई होंगे। ठीक है कि नहीं? तो इसके लिए क्या चाहिए, तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना आप लोगों का जरूरी है। कंप्लीट कर चुके हैं आप लोग 35 ईयर ऑफ एज। इसी के साथ में यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए यहाँ पर एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का मेंबर होगा वो यहाँ पर आप लोगों को जो है वाइस प्रेसिडेंट बनता हुआ नजर आएगा, तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस यहाँ पर ये होल्ड ना करता हो, यानी कि इसके अलावा ये नहीं कि कहीं और भी अपनी बराबर में जॉब चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ना तो यूनियन गवर्नमेंट में, ना ही स्टेट गवर्नमेंट में, ना ही यहाँ पर कोई लोकल अथॉरिटी के अंदर में, कोई भी पब्लिक को ऐसी अथॉरिटी के अंदर में नहीं होना चाहिए, इसलिए इनको छोड़ना पड़ेगा अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आएंगे। आप लोग बोलोगे क्यों? उसका रीजन ये होता है कि अपनी पोस्ट का गलत पावर का इस्तेमाल कहीं और नहीं किया जा सके, तो बेसिक पर्पज यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये क्वालिफिकेशन के अंदर ही डाल दिया, अगर वो होगा तो आप लोग यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो ये बाकायदा क्वालिफिकेशन के अंदर ही ऐड कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब यहां पर जो ओथ ली जाती है, फिर अफर्मेशन लिया जाता है, या फिर कैसे हटाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पूरा पॉलिटिकल एक चैप्टर कवर हो रहा है आप लोग यहां पर, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको जो ओथ दी जाती है यहाँ पर, वो कौन दिलाता है यहाँ पर, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं, या फिर उनके द्वारा कोई पर्सन अपॉइंट किया जाता है वो यहाँ पर ओथ दिलाएगा। अगर पता चला वाइस प्रेसिडेंट अगर यहाँ पर एक तरीके से ना जो यहाँ पर वो पता चला प्रेसिडेंट जो है वो बीमार है, तो जो जिसको अपॉइंट करेंगे यहाँ पर वो ओथ दिलाएगा। टर्म ऑफ द ऑफिस जो है यहाँ पर क्या होती है, 5 साल की होती है यहाँ पर। ठीक है, जब से वो एंटर करते हैं ऑफिस के अंदर में, अगर उनको लगता है कि रिजिग्नेशन उनको देना है तो प्रेसिडेंट को वो रिजाइन देकर चले जाते हैं, यानी कि अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर सबमिट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में इनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से। इनके रिमूवल के लिए इंपीचमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टाइम पर इंपीचमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो यहां पर इंपीचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो फिर बोलेंगे कैसे हटाया जाता है, तो एक प्रोसीजर है हटाने का। अगर इनको हटाना है तो सबसे पहले तो 14 डे का एडवांस नोटिस इनको दिया जाता है। ठीक है, रिजोल्यूशन यहां पर राज्यसभा के अंदर पास किया जाता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ में। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है कि जो टोटल मेंबर हैं हाउस के, उनकी मेजोरिटी निकाली जाती है, और फिर लोकसभा में जाएगा पास होने के बाद में, तो लोकसभा को बस एग्री होना है कि हाँ ठीक है यार, ठीक कर रहे हो तुम, तो इतना अगर होगा तो वाइस प्रेसिडेंट को जो है हटा दिया जाएगा। ठीक है, कोई ग्राउंड जो है यहां पर हालांकि संविधान के अंदर मेंशन नहीं किया गया कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये बताओ कि संविधान के अंदर क्या यहां पर मेंशन किया गया, कैसे यहां पर वाइस प्रेसिडेंट को यहां पर हटाना है। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। वैसे वैकेंसी कब होती है, जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो वैकेंसी कब होती है, जैसे एक्सपायर हो गया टर्म तो वैकेंसी हो जाती है। भाई ने रेजिग्नेशन दे दिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रेजिग्नेशन दे दिया, रिमूवल अगर किया जाए यहाँ पर, डेथ हो जाए यहाँ पर, या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाए ऑफिस होल्ड करने की, हाँ डिस्क्वालीफाई है, ऑफिस होल्ड नहीं कर पाओगे, तो वैकेंसी हो जाती है कि हाँ भाई इलेक्शन कैंडिडेट करा लेते हैं अब इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जो कि एक संवैधानिक पोस्ट है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो प्रॉपर इलेक्शन कैंडिडेट कराए जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये 5 ग्राउंड आप लोग याद रखिएगा, जब वैकेंसी होगी ऑफिस के अंदर में तो यहाँ पर फिर इलेक्शन कैंडिडेट कराए जाएंगे। कुछ और बातें, वैकेंसी अगर होती है वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस में, मैंने बता दिया अभी यहाँ पर, वो जब भी होती है उसको फिल करने की काफी ज्यादा जरूरत है। फंक्शन के बारे में बात करूंगा पर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कल को कोई डाउट होता है, कल को कोई डिस्प्यूट यानी कि लड़ाई होती है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर, तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, उनके इलेक्शन को लेकर अगर कोई भी दिक्कत होगी तो फाइनल डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन टेकिंग ऑथोरिटी है, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है,
अगर इनका जो भी दिक्कत होगी यहाँ पर तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर, तो यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फंक्शन क्या है वाइस प्रेसिडेंट के? सबसे पहले तो ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है? मतलब ये बिल्कुल ऐसे जैसे जॉब लग गई, अब जॉब लग गई शादी तो हो ही जाएगी आराम से, ठीक है। वरना ये रहता है कि यार शादी कैसे होगी, कई बार आप लोगों ने लोगों को देखा होगा अक्सर शादी के लिए जो बेचैन आत्मा रहते हैं, शादी करा लो जल्दी, तो यार जॉब ले लेते हैं फिर शादी करा लेंगे। तो शादी तब होगी जब जॉब होगी, तो शादी हो जाएगी, आप जॉब ले लो बस, ठीक है। तो जैसे ही राज्यसभा के चेयरमैन बनते हैं यहाँ पर ये वाइस प्रेसिडेंट, तो राज्यसभा के चेयरमैन की जो पोस्ट है उनको फ्री मिल जाती है, यानी कि ये पोस्ट पर हो तो ये पोस्ट तुम्हारी, ऐसे आप लोग बोल सकते हो। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनते ही राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट तुम्हारी, ठीक है। पावर कैसी रहती है? बिल्कुल ऐसे जैसे लोकसभा में स्पीकर की रहती है, वही पावर आप लोगों को देखने को मिलती है, इसीलिए इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बोला जाता है राज्यसभा के अंदर में। इसी के साथ में और भी काम है इनको, ऐसा तो नहीं है बस लोकसभा के स्पीकर वाले काम है, एक्स्ट्रा भी कुछ काम है अपने। वो क्या है कि कल को प्रेसिडेंट की अगर पोस्ट खाली हो जाए तो ये एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे, और जब ये एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे उस टाइम पर यहाँ पर इनके सारी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रेसिडेंट वाली, और सारी फैसिलिटी भी इनको प्रेसिडेंट वाली ही मिलेंगी। मैक्सिमम पीरियड कितना है यहाँ पर? ये 6 मंथ का आप लोगों को देखने को मिलेगा एज ए प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर बोला गया है नॉट परफॉर्म ड्यूटी ऑफ ऑफिस ऑफ ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। जब ये प्रेसिडेंट होंगे तो उस टाइम पर ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे, तो डिप्टी चेयरमैन जो रहेगा राज्यसभा का उसके हाथ में पावर आ जाएगी उस टाइम पर, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि ऐसा नहीं कि खाली पड़ी रहेगी, तो डिप्टी चेयरमैन यहां पर उसको देखना स्टार्ट कर देगा, ताकि यहां पर चीजें जो है खाली न रहेगी। आप लोग बोलोगे ऐसी क्या जरूरत है, प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर थोड़ी देर के लिए खाली भी हो जाए तो क्या दिक्कत है भाई, ये बता दो। भाई साहब दिक्कत आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर सारे काम किए जाते हैं देश के अंदर में, तो वो हेड ऑफ द, आप लोग बोल सकते हो उसको हेड, अगर एक तरीके से देखा जाए ना कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो नाम जो आता है निकल के, जिसके नाम पर काम होते हैं, प्रेसिडेंट ने एक तरीके से जो इमरजेंसी को जो एक इंप्लीमेंट कर दिया, एक तरीके से प्रोक्लेम कर दिया, ठीक है। तो ये बातें बोली जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कर दिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर पूरे सरकार काम करती है, तो एक तरीके से हेड जो कौन है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो वाली पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो उस पोस्ट की एक इंपॉर्टेंस है जो आप लोग यहां से इसको समझ पाएंगे, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ये कुछ आर्टिकल हैं जो कि डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं। आर्टिकल 63 की वाइस प्रेसिडेंट देश के अंदर होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होना चाहिए, एक तरीके से ये बोला गया है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरीके से, ये आर्टिकल 65 यानी कि 65 के अंदर बोला गया है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये 66 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 67 के अंदर की टर्म ऑफ द जो प्रेसिडेंट कितनी रहने वाली है। 68 के अंदर में यहाँ पर टर्म ऑफ द होल्डिंग द इलेक्शन, ताकि वैकेंसी को फिल किया जा सके, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस काल ने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर की वैकेंसी हो गई है, अब यहाँ पर आप लोगों को ये फिल करनी है। कौन सा आर्टिकल काम करेगा? आर्टिकल 68। आर्टिकल 69 की ओथ दिलानी है, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट फंक्शन, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। कोई दूसरे मैटर है यहाँ पर रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर उसके बारे में आप लोग देखते हैं। तो ये टोटल आर्टिकल आप लोगों को संविधान के अंदर दे रखे हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो इनको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के बेस पर यूपीएससी ने आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया 2013 में। अगर आप लोग ढंग से इसको पढ़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को पढ़ो, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। बोला क्या गया, पढ़ के मैं बताता हूं। द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, यानी कि राज्यसभा के मेंबर नहीं होंगे वो, ठीक है। तो ये बोला गया है। दूसरा बोला गया कि जब बात करते हैं इलेक्शन के बारे में, तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर लेकिन राइट है वोट करने का उनको वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर अभी बताइए आप लोगों को करेक्ट थी यहाँ पर ये, कि यहाँ पर ओनली पार्लियामेंट के मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट में, जबकि प्रेसिडेंट में जो है स्टेट के पार्टिसिपेट करते हैं, पर लेकिन सारे इलेक्टेड करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये बताया मैंने कि राज्यसभा के मेंबर होते हैं, तो पहली स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर गलत देखने को मिलेगी, और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, और करेक्ट ही पूछी गई है, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो ऐसे आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं यहाँ पर ऐसे, वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी कौन थे बताना है आप लोगों को। तो गोपाल स्वरूप पाठक, दूसरा बोला गया बसपा दनपा जेट्टी, तीसरा बोला गया KR नारायण, चौथा बोला गया यहाँ पर इनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, प्रेसिडेंट कौन थे इमरजेंसी के टाइम पर, ये तो कम से कम आप लोग बताइए। वाइस प्रेसिडेंट तो अभी आप लोगों को आंसर मिल ही जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे अगर बोला जाए तो यहाँ पर आंसर इसका बी है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर थे जिनका नाम है यहाँ पर बसपा दनपा जेट्टी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर हेल्ड बोथ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि एक तरीके से
कौन से ऐसे व्यक्ति हैं भारत में जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद धारण करता है, यानी कि एक तरीके से दोनों पद पर रह चुके हैं, ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया यहाँ पर वीवी गिरी जी, ठीक है। दूसरा बोला गया यहाँ पर रामास्वामी वेंकट रमन। तीसरा बोला गया KR नारायण। और चौथा बोला गया यहाँ पर मोहम्मद जो है जिनका नाम है हदीदुल्ला, ठीक है। तो इनका नाम आप लोगों को, ये 4 नामों में से आप लोगों को करेक्ट बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप लोग जाकर इसको आइडेंटिफाई करेंगे, वैसे मैंने पूरी लिस्ट आप लोगों को दे दी है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है यहाँ पर ये, ठीक है। तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा। इनके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में स्टेटमेंट कौन सी सही है। बोला गया ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा बोला गया है ही इज इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि डिटेल में आप लोगों को समझाया। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस, यानी कि एक तरीके से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड न करता हो। कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर करेक्ट है अगर बोला जाए तो? यहाँ पर अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पर इसके बारे में बताइए आप लोग। तो इलेक्टेड प्रोपोर्शनल बता दिया, ये बता दिया, तो यहाँ पर इसके बारे में क्या बताया? तो बोला गया ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये क्या था, मैंने अभी डिटेल में पढ़ा, पार्लियामेंट उसको इलेक्ट करती है, उसका मेंबर नहीं होना चाहिए, वो उसको इलेक्ट करती है पार्लियामेंट, ऐसे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है यहां पर इनकरेक्ट होगी, तो आंसर यहां पर आप लोगों के सामने बी हो गया। तो ऐसी क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूजन में डालने के लिए बोला जाएगा, अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे नहीं तो फिर कंफ्यूजन में आ जाओगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जिससे कि पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा, क्वेश्चन के थ्रू भी और स्टैटिक पोर्शन के थ्रू भी। बोला गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रिजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा के रिजोल्यूशन से उनको हटाया जा सकता है। बोला गया एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी कोज्ड बाय द, जो एक्सपायर हो जाती है उनकी टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट सेल, एक तरीके से बोला जाए वाइस प्रेसिडेंट सेल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, यानी कि एक तरीके से जैसे मैंने बोला अभी कि उनका जो अभी यहां पर इलेक्शन होना है वो उनके एक्सपायर होने से पहले होना है, जो कि अभी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, ताकि वो पोस्ट खाली न रह सके, ठीक है। ये बोला गया वाइस प्रेसिडेंट जो है एक तरीके से उनके बारे में बात की जा रही है कि जो टर्म होती है वो कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं जब तक कि सक्सेसर जो है वो ऑफिस में एंटर नहीं कर जाता। अभी बोला ना मैंने, खाली नहीं रहना चाहिए, तो करेक्ट पूछा गया है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो टॉपिक को इस तरीके से तैयार करो ताकि कोई भी कंफ्यूजन देखने को न रहे। तो इस तरीके से मैंने बता दी यहाँ पर कि इलेक्शन के बारे में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में, इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या क्या यहाँ पर चीजें इसके बारे में, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे ऑफिस से हटाया जा सकता है, ओथ कैसे है, क्या क्या यहाँ पर वैकेंसी की कंडीशन रहती है, वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके ऑफिस के बारे में कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, वो सारी बातें आप लोगों को बता दी। आर्टिकल कौन कौन से हैं, एग्जाम में यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा गया और अलग से आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन बनाए गए वो भी सारे आप लोगों को यहाँ पर करा दिए गए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इस आर्टिकल में कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए। डिटेल में पूरा एक चैप्टर तैयार हो गया आप लोगों का पॉलिटी का, इस तरीके से सारी चीजें पढ़ा दी है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताएगा जरूर, और इसी के साथ में फीडबैक जरूर दिया करो। लाइक या डिसलाइक कर आप लोग वीडियो को बता सकते हो, जैसे भी आप लोगों को लगे उसके बारे में फीडबैक देकर जाया करो, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को चेक करना है, आप लोगों को मुझे मार्क्स देने हैं कि 10 में से कितने मार्क्स दोगे, अगर मैं आप लोगों से पूछूं देना। चलिए मार्क्स देखता हूं कौन कौन कितने मार्क्स देता है मुझे, ठीक है। तो आप लोग मुझे डेली लेक्चर के रिलेटेड भी मार्क्स दे सकते हैं कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगता है, ओके। ये एक तरह का फीडबैक हो, इसका ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं जज करो मुझे। फीडबैक तो कम से कम दे सकते हो ना, एज ए फीडबैक की तरीके से आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, काफी शानदार तरीके से आंसर दिए गए थे मून के द्वारा। और देखो आप लोगों को मैं बोलता हूँ फीडबैक देना, पर्टिकुलर जो डिस्कशन रहा आज का, इन्होंने एक एक आर्टिकल का फीडबैक यहाँ पर लिख दिया है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि हर एक आर्टिकल का फीडबैक इन्होंने अलग से दे दिया है। तो अगर आप लोग चाहो तो कम से कम पूरी वीडियो का फीडबैक जरूर दिया करो। लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, या फिर इसी के साथ में कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कैसी लगी ये वीडियो, ताकि आने वाले टाइम में जो भी दिक्कत आप लोगों को होती है उसको इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। तो बाकी ये था टोटल आज का डिस्कशन। जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम पर ही मैं आप लोगों के लिए जो एथिक्स की कोटेशन है या फिर कोई क्वेश्चन होगा वो आप लोगों से शेयर करूंगा, जो कि आप लोग जो फेसबुक पर भी जाकर लिख सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम पर कनेक्टेड नहीं है। तो आज का डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। बाकी मैं भी अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, तब तक आप लोग भी लाइफ को एंजॉय करिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।